आइए बिहार दरोगा का सेट लगाते हैं। इससे पहले 8 सेट अपलोड कर चुके हैं, ये सेट संख्या 9 है। तो आइए सेट संख्या 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए, निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन का प्रारंभ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण जो है हुआ था, तो ये हस्तिनापुर से संबंधित है, हस्तिनापुर, ठीक है। जिसमें होगा कि ऑप्शन बताने वाला होगा, ऑप्शन भी बताएंगे, जिसमें होगा कि सिर्फ आंसर बता देना है, तो उसमें ऑप्शन ज़्यादा टाइम नहीं लगे, इसलिए आंसर बताते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, वो इसका क्या नाम था? तो उसका नाम था ए कनिंघम। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, हड़प्पा जो है दयाराम साहनी ने किया था, सही है। लोथल SR राव ने किया था। सुरकेता दौर जो JP जोशी ने किया था, सही है। धोलावीरा जो BK थापर है, तो ये गलत है। धोलावीरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा JP जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज किया था। धोलावीरा का खोज JP जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है किसमें? तो ये कठोपनिषद में मिलता है, कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की जो है राजधानी स्थित थी कहाँ? तो अही छत्र में, अही छत्र में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है किस भाषा में लिखा गया था? तो ये प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो हम जो पढ़ेंगे उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन रुदेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था? तो इनका नाम नजीब खान था, नजीब खान। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो किस पर जो है ब्रिटिश में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ऑप्शन देख लीजिए, सर जॉन शोर, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, जनरल डायर। तो वारेन हेस्टिंग पर जो है महाभियोग का मुकदमा चला था ब्रिटिश संसद में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो ये विलियम जोन्स थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देखिए इधर घटना है, इधर तिथि है। ये घटनाएं कब हुआ था? देखिए पहला है बेरकपुर विद्रोह। बेरकपुर विद्रोह जो हुआ है आपका नवंबर 1824 में हुआ था। नवंबर 1824 में जो है बेरकपुर विद्रोह हुआ था। उसके बाद देखिए बहराम विद्रोह। बहराम विद्रोह जो आपका फरवरी 1857 में हुआ था, फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह आपका हुआ है 1855 से 56 के बीच में। वेल्लोर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह जो आपका हुआ है जुलाई 1806 ईस्वी में। आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? तो इसका नाम था हिंदू पेट्रियट। हिंदू पेट्रियट जो था भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पेट्रियट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। मदर इंडिया पुस्तक जो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये कैथरीन मियो के द्वारा, कैथरीन मियो के द्वारा जो है मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर भी आप हम जो पढ़ेंगे ध्यान से सुनिएगा। देखिए इधर जो है घटित घटना है, ठीक है, कोई स्थान है, ठीक है, स्थान के इधर नाम है, तो इस नाम का किसके साथ मैच खाएगा? देखिए बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह से जो संबंधित थे, तो याद रखिएगा बारदोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बारदोली सत्याग्रह से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित थे। उसके बाद देखिए भारतीय किसान विद्यालय, भारतीय किसान विद्यालय से जो संबंधित थे वो थे आपका फजलुल हक। भारतीय किसान विद्यालय से जो है फजलुल हक संबंधित थे। देखिए बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल प्रजा पार्टी संबंधित थे NG रंगा, NG रंगा। और बाकासत संघर्ष से जो संबंधित है आपका 1 नंबर इसका हो जाएगा। 1 नंबर में है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? तो निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध थे? तो ऑप्शन देख लीजिए, वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, शौकत अली, राजकुमार शुक्ल। तो चंपारण सत्याग्रह से जो महात्मा गांधी संबंधित थे वह शौकत अली जी थे, शौकत अली। देखिए राजकुमार शुक्ल जो है ये तीन-कठिया प्रणाली से संबंधित थे महात्मा गांधी से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देशबंधु किसे कहा जाता है? तो ये चित्तरंजन दास को कहा जाता है, चित्तरंजन दास को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। तो चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? तो ये 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट में से उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए। तो उसको सही तरह से अरेंज करना है। सबसे पहले कौन सा घटना हुआ, उसके बाद कौन सा घटना हुआ। देखिए इसको बहुत करके हम आप लोग को बताएंगे कि कौन सा डेट में कब हुआ था। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच में 1931 ईस्वी में। 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच में 1931 ईस्वी में। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ आपका कब हुआ? तो 26 से 31 मार्च के बीच में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, 26 से 31 मार्च के बीच में 1931 ईस्वी में। देखिए भगत सिंह का फांसी कब दिया गया था? तो ये आपका 24 मार्च 1931 ईस्वी को। भगत सिंह को फांसी 24 मार्च 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को। आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था? तो 5 मार्च वाला हो जाएगा, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता। फिर भगत सिंह को फांसी हो जाएगा 24 मार्च 1931 को। उसके बाद आपका हो जाएगा कराची अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च। उसके बाद लास्ट में हो जाएगा आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए नर्मदा प्रवाहित होती है, नर्मदा जो है प्रवाहित होती है तो किधर से होती है? तो ये सतपुरा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से होकर जो नर्मदा नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये सिक्किम जो है तिब्बती, सिक्किम इधर राज्य है, इधर मुख्य भाषा है। सिक्किम में जो है तिब्बती भाषा नहीं बोला जाता। ठीक है, सिक्किम में यदि बोला भी जाता है तो नेपाली भाषा बोला जाता है। ठीक, तो सही वाला देख लेते हैं। गोवा में मुख्य भाषा कोंकणी है, कोंकणी। मेघालय का खासी, नागालैंड का अंगामी। ये क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए इधर है पर्वतीय दर्रा, इधर राज्य। ये पर्वतीय दर्रा जो है कौन राज्य में है? देख लीजिए, बुमला दर्रा, सामने वाला ही आंसर है। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जेलेपला दर्रा हिमाचल प्रदेश, मुलिंगला ये सिक्किम में है, सिपकीला दर्रा ये उत्तराखंड में। सामने वाला ही हो जाएगा बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जेलपाला दर्रा हिमाचल प्रदेश, मुलिंगला दर्रा सिक्किम, सिपकीला दर्रा ये उत्तराखंड। ये क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए 22, देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? ठीक है, सही उत्तर चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। तो आपको हम सिर्फ सही बता देते हैं, सही कौन सा है। देखिए यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग, यह मतलब भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये सही है, 2 और 4 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया है वह भारत और कौन सा देश के बीच में था? तो भारत और किस देश के बीच में था? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। थोड़ा सा लाइट कम हो गया, लाइट बढ़ा देते हैं। देखिए भारत और किस देश के बीच में वह देखिए, ऑप्शन देख लीजिए। देखिए भारत और किस देश के बीच में नाथुला दर्रा 2006 में खोला गया? ऑप्शन देखिए, बांग्लादेश है, चीन है, भूटान है, नेपाल है। तो भारत और नेपाल के बीच में नाथुला दर्रा 2006 में फिर से खोला गया था व्यापारिक केंद्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पुनः भरण योग भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य। देखिए पुनः भरण योग भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 है जलाशय है। ठीक है, इधर राज्य है, यह जलाशय किस राज्य में है वो देखिएगा। देखिए भद्रा,
भद्रा जलाशय आपका जो है ये आपका कर्नाटक में है, भद्रा जलाशय कर्नाटक में, ठीक। उसके बाद भवानी नगर जो जलाशय है आपका ये तमिलनाडु में है, भवानी नगर जलाशय जो है तमिलनाडु में है। उसके बाद गांधी सागर जो है आपका, गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। राणा प्रताप सागर ये आपका राजस्थान में है, ठीक। तो आप देख लीजिए, भद्रा है कर्नाटक, भवानी सागर है तमिलनाडु, गांधी सागर है मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर है राजस्थान, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि याद रहे वीडियो पॉस्ट करके। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादन प्राप्त होता है, भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादन प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश से ये प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं, तो शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 जो है आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं, किसका? तो ये मक्का का ब्रांड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारत में नारियल उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य, भारत में नारियल उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं? तो ये देखिए, पारस जो है आंध्र प्रदेश ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। देख लीजिए, बदरपुर दिल्ली में है, हरदुआंगंज उत्तर प्रदेश, उत्तरायण जो है गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से जो है 3/4 से अधिक कच्चा माल रेशम का जो प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए 32, निम्नलिखित में से किस भारत के राज्य का बिजली का प्रतिष्ठित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस भारत के राज्य का बिजली की प्रतिष्ठित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो प्रथम स्थान जो है महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है, संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है, संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? तो ये इराक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटकामा के बारे में सही नहीं है? तो अटकामा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप सही नहीं है तो पहले वो सही नहीं देख लेते हैं। देखिए, वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है, तो सही देख लेते हैं। वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, सही है। वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, सही है। उसमें नाइट्रेट के प्रचुर मात्रा पाया जाता है, उसमें नाइट्रेट का प्रचुर मात्रा पाया जाता है, सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्या नाम है? तो इनका नाम किलायु है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और किस देश के बीच में? पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और किस देश के बीच में? तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, न्यूनतम लवणता पाई जाती है, तो न्यूनतम लवणता पाई जाती है किस सागर में? ऑप्शन देख लीजिए, कैस्पियन सागर, मृतक सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर। तो न्यूनतम लवणता जो है कैस्पियन सागर में पाई जाती है ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, नरगिस नाम दिया गया है, तो नरगिस नाम जो है दिया गया है किसको? तो यह दिया गया है आपको इरावती डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को, इरावती डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को जो है नरगिस नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो गेहूं और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये चीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार जो है कहाँ पाया जाता है, कौन सा देश में? तो ये सऊदी अरब हो जाएगा, ठीक है। भंडार पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। आप लोग को वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए 41, विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक हैं, तो 2 बड़े देश कौन सा है? कौन सा? विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक, तो थाईलैंड और इंडोनेशिया जो है सबसे बड़े उत्पादक हैं इसका, रबर का। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत भाग सर्वाधिक है, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत भाग सर्वाधिक है किस राज्य में? तो ये पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से नवनिर्मित राज्य कौन सा है? निम्नलिखित राज्यों में नवनिर्मित राज्य, नया राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन के अनुसार देखिए, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है, तेलंगाना है, सिक्किम है। तो तेलंगाना हो जाएगा, 2014 में बना है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए,
देखिए, भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में जो है प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है किस क्षेत्र में? तो कृषि के क्षेत्र में जो है प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसका? तो ये धान का हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है, तो ये सीमा कर के रूप में जाना जाता है, सीमा कर शुल्क। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, मूल्य वर्धित टैक्स या वेट लगाया जाता है। मूल्य वर्धित टैक्स जो लगाया जाता है किस पे? तो देखिए, उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पे जो है मूल्य वर्धित टैक्स लगाया जाता है। उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पे जो है मूल्य वर्धित टैक्स लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक चालवासी कृषि का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक चालवासी कृषि का प्रकार नहीं है? तो ये फेजेंडा जो है ये चालवासी कृषि का प्रकार नहीं है। तो कौन कौन सा है? झूमिंग है, फेंग है, मिल्पा है, ये सब चालवासी कृषि का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता है, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाएगा? आपका चींटी और हिरन जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। लोमड़ी हो जाएगा तृतीय, बाघ हो जाएगा, लोमड़ी हो जाएगा दूसरा और बाघ हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, तो चींटी और लोमड़ी जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। देखिए, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए। तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करता है? तो ग्लोबल वार्मिंग को जो इंगित करता है, कौन इंगित करता है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। हिमानियों का पिघलाव, सागर तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि। तो वैश्विक तापमान में वृद्धि जो है ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए, ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पे विचार करना है। ठीक है, तो पहला कथन है कि एक बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र होता है। एक बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र होता है। और दूसरा है, यदि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं तो ये होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। आर जो है ए का सही व्याख्या। आर क्या है? यदि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं तो एक बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एजी टॉन्सले को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, जया, पहमा एवं कृष्ण निम्नलिखित में से किस धान्य की उन्नत किस्में है? तो किसका ये जया, पहमा और कृष्ण जो है किसका उन्नत किस्म है? तो ये धान का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है। तो भारत में ऊर्जा उत्पादन का जो है सर्वाधिक अंश किसका है? तो उष्मीय थर्मल ऊर्जा का है। उष्मीय थर्मल ऊर्जा का जो है सर्वाधिक अंश होता है किसका? उष्मीय थर्मल ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपकरण है? तो भिलाई स्टील प्लांट जो है भारत सरकार और किस देश के बीच में इसका गठन किया गया था? तो रूस साथ में रूस था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। देखिए 57, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, पेट्रो रसायन कारखाना जो है सबसे बड़ा ये गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1974 में जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, वर्ष 1974 में। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं। क्या है? मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 2011 के अंदर जनगणना अवधि में भारत
के किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम रही? तो 2011 का जो जनगणना हुआ था, तो किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि जो है न्यूनतम रही थी? तो ये नागालैंड का हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। देखिए 61, HDI की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान लिए जाते हैं। तो HDI की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान लिए जाते हैं। तो अधिकतम मान जो 85 वर्ष, न्यूनतम मान जो है 25 वर्ष लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। भारत की संगठनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संगठनात्मक व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मकता शासन प्रणाली के आधारभूत तत्व है? अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है तो कौन है? ऑप्शन देख लीजिए। संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर एकल कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। लागू कब से हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये सितंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। सितंबर 1946 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखिए, संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी। संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी कितनी थी? तो 7। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो भारत के संविधान में के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो ये भाग 4A में उल्लेखित है। आर्टिकल पूछा जाता है तो 51A में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है, पहले देख लेते हैं। देखिए, राज्य का नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति करता है तो ये सम्मिलित नहीं है, ये गलत है। बाकी सब सही है। सही देख लेते हैं। कानून के समक्ष समानता नागरिकों और नागरिकों दोनों को प्राप्त है। तो नागरिक हो गया भारतीय लोग और नागरिक हो गया तो विदेशी, दोनों को जो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। देखिए, नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति। तो नए राज्य का निर्माण जो है संसद के पास ये शक्ति है कि नए राज्य का निर्माण कर सके। देखिए, सरकारी नौकरी में अफसर की समानता। तो इसमें केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है सरकारी नौकरी में अफसर की समानता। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक जो बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसका अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ये देखिए, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 108 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्राधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है? ऑप्शन देख लीजिए। वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाम मात्र, संवैधानिक और नाम मात्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका औपचारिक और विधिक और संवैधानिक और नाम मात्र का जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राधिकार प्राप्त है। तो 2 और 4। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। देखिए, यह निश्चय करने का अधिकार की कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित को प्राप्त है? देखिए, कोई अनुसूचित जाति यदि अनुसूचित मानी जाएगी तो किसको यह अधिकार है? तो यह राष्ट्रपति को अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया था? तो यह चौधरी चरण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। राष्ट्रपति पद की रिक्तता को निम्नलिखित अवधि में भरा जाना आवश्यक है। तो यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो कितने अवधि के अंदर इसे भरा जाना चाहिए? तो 6 माह के अंदर ये है कि 6 माह के अंदर आपको राष्ट्रपति चुनाव करके राष्ट्रपति के पद भर देना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से
राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए सबसे कम निर्वाचित किए जाते हैं किस राज्य से? तो ऑप्शन के अनुसार देखिए, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का सबसे कम सदस्य चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो ये द्वितीय वचन में होती है, द्वितीय वचन में। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है? यदि कितना सदस्य लोकसभा में रहे कि लोकसभा चले, तो कुल सदस्य का 1/10 भाग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही देख लेते हैं। देखिए, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक जो है वह लोकसभा में प्रस्तुत होता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थी? तो कौन सा शब्द जो है भारतीय प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थी? तो ये ऑप्शन देख लीजिए, बंधुत्व है, संप्रभु है, समानता, अखंडता है। तो अखंडता शब्द जो है भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं थी 1975 में, 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? 2002 में, याद रखिएगा, 2002। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित है। तो किसमें वर्णित है? तो ये 11वीं अनुसूची में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित के द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना। तो सिक्किम एक नया राज्य बना, ठीक है, तो भारत में शामिल हो गया, तो एक नया राज्य बना। कौन सा संशोधन के द्वारा? तो ये 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारत में एक नया राज्य बना। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य का दर्जा मिला था और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे एक राज्य का दर्जा मिल गया था। 36वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, मिड डे मील योजना निम्नांकित वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो वर्ष 1995 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ करने का वर्ष है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है कब प्रारंभ हुआ? तो 2005 में। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नांकित में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग जो है किसमें अधिकतम होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, वैक्यूम में, द्रव में, वायु में, धातु में। तो धातु में जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, लेड पेंसिल में होता है। लेड जो है पेंसिल में जो है लेड किसका होता है? तो ये ग्रेफाइट का होता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 22 कैरेट सोने की शुद्धता होती है। तो 22 कैरेट सोने की शुद्धता कितना प्रतिशत होता है? तो 92%। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु होते हैं। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु होते हैं, तो क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, शहतूत का फल है कौन सा? तो सोरोसिस जो है शहतूत का फल है, सोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो किस देश के वैज्ञानिक ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो किस देश ने बनाया ऐसा रक्त? तो ब्रिटेन ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल को एकत्रित होती है? तो प्रोटीन किससे मिलता है? तो ये अमीनो अम्ल से मिलता है। आइए 92 देखते हैं। देखिए, मोखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? मोखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? तो ये कौन थे? तो दामोदर गुप्त थे, दामोदर गुप्त। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सभी हो जाएगा। तो सभी में कौन कौन सा है? देखिए, शेरशाह सूरी का भी मकबरा सासाराम में है, हसन खां सूर का भी मकबरा सासाराम में है, इस्लाम शाह का भी मकबरा सासाराम में है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? तो 1763 ईस्वी में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? तो ये नवाब मीर जाफर थे।
क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? किससे? जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से। तो पहले असत्य देख लेते हैं। देखिए, इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, ये असत्य हो गया, बाकी सब सत्य। सत्य देख लेते हैं। देखिए, जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, सही है। बी है, बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित थे, सही है। देखिए, यह आंदोलन सन 1975 ईस्वी की इमरजेंसी लगने के कारण में एक था, तो सही है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों का सही संख्या कितनी है? तो बिहार के सारण प्रमंडल में जो है जिलों की संख्या कितनी है? तो 2 है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, भीम बांध अभ्यारण्य स्थित है। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये मुंगेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, भारत की सर्वाधिक लीची उत्पादक एवं उत्पादन वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक लीची उत्पादक एवं उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो ये बिहार है। बिहार में कहाँ? तो मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले के सही क्रम बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम लिखना है। तो देखिए, कैमूर सबसे कम है, उसके बाद जमुई है, तब बांका है, तब पश्चिमी चंपारण है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? देखिए, काफ़ी फेमस जगह है। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। देख लीजिए 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।